हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हम चैप्टर विपदा, जोखिम और संवेदनशीलता। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम क्या है, विपदा, जोखिम और संवेदनशीलता। तो सबसे पहले हम इनका एक एक करके अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो विपदा, विपदा क्या है। विपदा एक ऐसी घटना है जो अचानक घटित होकर जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को बहुत ज़्यादा गंभीर नुकसान पहुंचा देती है। ठीक है, और यह तब होती है ना जब खतरा प्लस संवेदनशीलता दोनों मिल जाते हैं। इसका मतलब भी समझाऊंगी। देखो, विपदा तब ज़्यादा हो जाती है जब खतरा तो है वहाँ पे, ठीक, खतरा हो रहा है और वह क्षेत्र संवेदनशील है। संवेदनशीलता का मतलब होता है कि वहाँ पे जैसे कि हम बोलते हैं ना, आपने बहुत सुना होगा कि वहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आता है। अब देखो, जहाँ पे वो जो चीज़ बार बार वहाँ पे आपदा आ रही है, कोई बाढ़ आ रही है, ठीक है, तो मतलब वो संवेदनशील क्षेत्र होगा। संवेदनशील क्षेत्र का मतलब होता है कि वहाँ पे वो चीज़ का आने का बार बार संभावना ज़्यादा है। ठीक है, कहीं पे ऐसा होता है ना, भूकंप वहाँ पे बार बार आता है, ठीक है, कहीं पे आता ही नहीं है। तो जहाँ पे भूकंप, हाँ, थोड़ी हल्का सा भूकंप आता है तो वहाँ बहुत गंभीर नुकसान आता है। ठीक है, तो वो संवेदनशील क्षेत्र होता है। तो विपदा में कहने की ये तब होती है जब क्या होता है कि खतरा और संवेदनशीलता दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, अब आगे समझो। केवल प्राकृतिक घटना जैसे कि भूकंप है अपने आप में आपदा नहीं है, क्योंकि आपदा तब बन जाती है ना जब वो लोगों को और समाज को प्रभावित करती है। ठीक है, अब देखो, वो आपदा आ तो गई, अगर वहाँ पे गंभीर नुकसान नहीं हुआ तो चलो जो भी है, एक विपदा थी, टल गई, ऐसा वाला होता है। लेकिन आपदा तब हो बन जाती है जब वो लोगों को और समाज को प्रभावित करती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखो, और आपने सुना होगा 2013 में केदारनाथ की बाढ़, सुना है, उत्तराखंड में केदारनाथ में कितना भयावह हुआ था। और 2001 में भुज में जो भूकंप आया था गुजरात में, है ना। सेकंड हमारा क्या लिखा है यहाँ पे, जोखिम। ठीक है, अब जोखिम का भी मतलब समझ लो। अब देखो, जोखिम का अर्थ होता है ना किसी खतरे के घटित होने पर उससे संभावित हानि की संभावना, यानी कि कहीं पे खतरा घटित हो रहा है, ठीक, खतरा वहाँ पे हो रहा है घटित होने पर, अब वहाँ पे कितनी हानि होगी, तो उसकी जो हानि हो रही है ना, उसकी संभावित हानि की संभावना कितना हो सकता है वहाँ पे हानि, उसकी संभावना। ठीक है, अब जो हानि होगी भी ना, जोखिम होगा, तो वो भी तो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक तो हो गया कि खतरे की तीव्रता पे डिपेंड करेगा, दूसरा हमारा कि संपत्ति और समाज की संवेदनशीलता वहाँ पे कितनी रही है। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या नाम है यहाँ पे, संवेदनशीलता, जो मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ। फिर से समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, संवेदनशीलता का मतलब है किसी व्यक्ति, समूह या समाज की वह स्थिति जिसमें वे खतरे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे किसी भी आपदा के होने की जो संभावना है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वहाँ पे वो संवेदनशील क्षेत्र होता है। अब इसके मुख्य कारण देखो, जैसे कि आर्थिक स्थिति, सामाजिक असमानता, शिक्षा और जागरूकता की कमी, हम इसको देख सकते हैं। भौगोलिक स्थिति, जैसे कि नदी के किनारे अगर वो लोग रह रहे हैं, ठीक है, नदी के किनारे, तो वहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र होगा, क्योंकि अगर बाढ़ वहाँ पे आएगी तो वहाँ पे नुकसान है ना। भूस्खलन और अगर हम भूस्खलन के क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है, मतलब ये भी क्या है, संवेदनशीलता। अब देखो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लो। अब जैसे गरीब लोग हैं, अब वो लोग कहाँ रहेंगे, नदी के किनारे झोपड़ी बना करके रहते हैं। ठीक है, अब उनके लिए वैसे तो वहाँ पे ठीक रहता है ओवर टाइम, बट अगर वहाँ पे सबसे ज़्यादा संवेदनशील वो क्षेत्र तब बन जाएगा जब वहाँ पे वर्षा आएगी, बारिश आएगी, तो वो बाढ़ के टाइम पे सबसे ज़्यादा संवेदनशील बन जाएगा। अब अमीर लोग क्या है, उनको एकदम पक्के मकान में है, एकदम बीमा बना कर रहते हैं, बीमा लेकर रहते हैं, तो उनका तो कम संवेदनशील क्षेत्र है ना। ठीक है, तो अब हम एक बार ये समझ लेते हैं कि जो आपदा है, ठीक है, जोखिम है, संवेदनशीलता, इन सबका आपस में संबंध देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, जो खतरा है ना, जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान, अपने आप में नुकसान तो नहीं करता है अपने आप में। ये क्या करता है, यह जब ये संवेदनशील आपदा से टकराता है ना, तो जोखिम पैदा करता है। ठीक है, यानी कि संवेदनशीलता से अगर वो ज़्यादा हो रहा है। अब देखो, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं ना, हम जैसे न्यूज़ में सुनते हैं कि यहाँ पे भूकंप आया, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तो नहीं आया, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें हमारे यहाँ पे संवेदनशीलता नहीं है, उतनी कम है। ठीक है, और जब जोखिम बहुत बड़ा और असहनीय हो जाता है ना, तो विपदा बन जाती है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ रहे हो। चलो, अब हम आगे समझते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, विपदा को समझना। अब देखो, विपदा का अर्थ क्या होता है। विपदा का शाब्दिक अर्थ है कि बड़ी मुसीबत या फिर कठिनाई। ठीक है, आपदा प्रबंधन की अगर हम दृष्टि से देखें तो विपदा क्या है, विपदा एक वह घटना है जो अचानक घटित होकर के मनुष्य, समाज, संबंधी सब में बहुत ज़्यादा गंभीर नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि क्या होता है, निपटना उस समाज की सामान्य क्षमता से भी बाहर हो जाता है ना। चलो, अब जैसे कि एग्जांपल है, भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी, ये सब औद्योगिक घटनाएं हैं।
आपने सुना होगा भोपाल गैस त्रासदी सुना है तो बताना। किस किस ने सुना है बताना मेरे को। कहाँ हुआ था, कब हुआ था बताना। चलो नाम तो मैंने बता दिया, नाम ही उसमें भोपाल गैस त्रासदी है, कब हुआ था बताना। मैं भी तो देख किस किस को कितना पता है ना। चलो हम इतना समझ चुके हैं, ठीक है। विपदा अब देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, विपदा का प्रेक्षण और ज्ञान। कि विपदा जो होते हैं यद्यपि कई कसौटियों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ सामान्य वर्गीकरण नीचे दिए गए हैं जो विपदा निम्न प्रकार की हो सकती है। आप देखो कौन कौन सी हो सकती है। देखो आकस्मिक प्रारंभिक विपदा, जैसे कि क्या होगा, भूगर्भीय और पारिस्थितिक विपदा जो होगी, कैसे भूकंप, यानी कि भूगर्भ यानी कि भू के गर्भ से, पृथ्वी के अंदर से भूकंप, सुनामी, ठीक है, बाढ़, उष्णकटिबंधीय तूफान, ये सब क्या है, आकस्मिक प्रारंभिक विपदा जो हमारे भूगर्भीय और पारिस्थितिकी विपदा में आते हैं, ठीक है। फिर सेकंड देखो मंद प्रारंभिक विपदा, इसमें क्या क्या है, परिवेशी विपदा इसमें आएगी। सूखा है, अकाल है, परिवेशी अपकर्ष है, मरुस्थलीकरण, वन कटाई, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। फिर थर्ड देखो औद्योगिक, ठीक है, इसमें आएंगे व्यवस्था की असफलता, दुर्घटनाएं, ठीक है। इसमें हमारा वो भोपाल गैस त्रासदी वाला केस भी इसी में आएगा। और यहाँ पे देखो युद्ध और नागरिक हड़ताल, जैसे कि सैन्य आक्रमण, विद्रोह, आतंकवाद, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। एंड महामारी, कोरोना सबको याद है ना। जन और भोजन से उपजे रोग, व्यक्ति से व्यक्तियों को फैलने वाले रोग कौन से होते हैं। देखो कोरोना वायरस हम सब ने सुना है, क्या होता है, एक संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग क्या होता है, जो इजीली एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत इजीली फास्टली तेज़ी से फैलता है ना। चलो इतना हम समझ गए विपदा, ठीक है। यहाँ पे इतना दिया गया है। अब देखो आपदा और विपदा के बीच देखो कहीं भी हम वर्ड यूज़ करें आपदा, कहीं पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम विपदा, दोनों के बीच अंतर क्या है, कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है ना। इनको समझा देती हूँ मैं, ठीक हो। यहाँ पर देखो आपदा और विपदा के बीच अंतर बहुत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक है। देखो आपदा ना तभी होती है जब समुदाय विपदा से प्रभावित होता है, समझ रहे हो आप। देखो दूसरे शब्दों में आपदा का प्रभाव समुदाय के द्वारा विपदा की असुरक्षा के स्तर से, देखो डेफिनेशन थोड़ा वैसी है, समझने लायक नहीं है, मैं समझाती हूँ, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्स्ट में क्या लिख रखा है यहाँ पे कि आपदा तभी होती है जब समुदाय विपदा से प्रभावित होता है। यानी कि ये समझ लो कि आपदा जो होने वाली है ना वो विपदा से तो बड़ी है। देखो मैं समझाती हूँ, दोनों का अर्थ सेम है, ठीक है, दोनों का अर्थ कितना वो नहीं है। अब आपदा की जगह कहीं पे विपदा भी यूज़ करोगे तो वो सही माना जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब अर्थ समझाते हैं। देखो आपदा का सामान्य अर्थ है कि बड़ी मुसीबत या फिर कठिनाई, संकट, ठीक है। ये अधिकतर कहाँ यूज़ होता है, साहित्यिक सांस्कृतिक प्रयोग में आता है। अब हम भी सामान्य बोलचाल में हम विपदा बोलते हैं ना, कि यहाँ पे इतनी बड़ी विपदा आ गई, इतनी बड़ी त्रासदी आ गई, है ना। और जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें लोगों को गंभीर हानि हो, कष्ट हो, दुख झेलना पड़े, तो उसे विपदा कहा जाता है, ठीक है। गॉट इट, इतना समझ आ गया कि जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें लोगों को गंभीर हानि हो रही है, कष्ट हो रहा है, दुख झेलना पड़ रहा है, तो वो विपदा हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर देखो, अगर अचानक आई गई बाढ़ है, ठीक है, कहीं गाँव में अचानक आई बाढ़ है, तो उन गाँव वालों के लिए क्या बन गई, विपदा बन गई। इतना समझ आ गया। अब आपदा को समझाती हूँ, ठीक है। आपदा ना शब्द जो प्राय है प्रशासनिक और सरकारी भाषा में यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रशासनिक और सरकारी भाषा में यूज़ हो रहा है आपदा, समझ रहे हो ना, मतलब दोनों का सेम ही है। और इसका अर्थ है कि आपदा का अर्थ ऐसा है कि ऐसी विनाशकारी घटना जिससे क्या हो रहा है, जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को व्यापक हानि पहुँचे, जिससे कि निपटना सामान्य संसाधनों से भी संभव न हो। यानी कि विपदा का बड़ा रूप। विपदा में ऐसा होता है कि हाँ नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन आपदा में उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। अगर कहीं पे नुकसान कुछ कम रूप में हो तो वो विपदा है, ठीक, विपदा है। और इतना ज़्यादा हो जाए कि उससे निपटना हमारे सामान्य जो संसाधन है उनसे संभव ना हो, तो वो आपदा हो जाएगी, ठीक है। अब जो आपदा है वो प्राकृतिक भी हो सकती है, ठीक है, भूकंप, बाढ़, ये सब, और मानव निर्मित भी हो सकती है, आग लगना, दुर्घटना, विस्फोट, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लो कि इसकी 2001 में आया गुजरात भूकंप, एक बड़ी आपदा था, ठीक है। दोनों में अंतर बताऊँ, इतना समझ गए ना। तो देखो अर्थ तो सिंपल से है, ठीक है। विपदा का अर्थ है कि बड़ी मुसीबत या कठिनाई, और आपदा का अर्थ है व्यापक विनाशकारी घटना, ठीक है। अब जो प्रयोग है, ठीक है, प्रयोग जो है कि विपदा का हम कैसे यूज़ करते हैं कि साहित्यिक बोली में, हम बोलचाल में, ऐसे भावात्मक अर्थ में यूज़ कर लेते हैं विपदा का। और जो आपदा है उसको हम प्रशासनिक, सरकारी और तकनीकी भाषा में हम देखते हैं, ठीक है। और जो क्षेत्र में अगर हम बात करें, जो विपदा है ना वो किसी छोटी या बड़ी किसी भी समस्या के लिए हम यूज़ कर सकते हैं विपदा को, ठीक है। कहीं छोटी हुई है, छोटी आपदा हुई है, या फिर छोटा नुकसान हुआ है, या फिर थोड़ा बड़ा भी हुआ है, तो हम विपदा को यूज़ करते हैं। लेकिन जो आपदा है ना सामान्यतः बड़े पैमाने के लिए यूज़ किया जाता है।
ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में अगर बताती हूँ आपको, गरीबी भी एक विपदा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को संकट है, जीवन जीने के लिए संकट है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वो भी एक विपदा है। ठीक है। और आपदा में क्या है कि आपदा जैसे कि सुनामी एक प्राकृतिक आपदा। समझ गए ना, इतना समझ आ गया ना। चलो अब ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, विपदा को कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, भूकंप भी विपदा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में बांटी जा सकती है। ठीक है। यहाँ पे देखो तालिकाबद्ध यहाँ पर दे रखा है। तो प्रत्यक्ष विपदाएं में आएंगी यहाँ पे, फर्स्ट जमीन को हिला देने वाली, सेकेंड है भिन्न जमीन व्यवस्थापन। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे दे रखे हैं प्रत्यक्ष में यहाँ पे देखो, मृदा द्रवीकरण, त्वरित भूस्खलन या कीचड़ स्खलन। ठीक है। और जमीनी झटका, हिमस्खलन, दोष के साथ स्थायी भूमि विस्थापन, ज्वारीय तरंग से बाढ़। और प्रत्यक्ष विपदाएं अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है, डैम की असफलता, औद्योगिक प्लांट की क्षति से प्रदूषण, विलंबित भूस्खलन, ये सारी चीज़ें। ठीक है। चलो, इसके अतिरिक्त जो विपदाएं हैं लंबी और लघु अवधि की भी हो सकती हैं, जैसा कि के स्मिथ ने प्रस्तावित किया है। ठीक है। अब विपदा की पहचान तो हम समझ चुके हैं, हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है। जोखिम भी हमने समझ लिया था। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जोखिम एक यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है, इसको मैं अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है। जोखिम का अर्थ यहाँ पे कह रहा है कि विपदा इंटू संवेदनशीलता है। जोखिम कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे विपदा तो आई है लेकिन वो संवेदनशील क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, जोखिम क्या होता है कि जोखिम का अर्थ है कि किसी खतरे से घटित होने पर उससे संभावित हानि की संभावना। ठीक है। कहीं पे कोई घटना घटित होगी, समझ लो कहीं पे बाढ़ आ गई। ठीक है। अब बाढ़ आई है तो अब वहाँ पे बाढ़ आ गई। ठीक है। अब देखो संवेदनशील क्षेत्र भी ज़्यादा होगा। अब देखो कहीं नदी के किनारे बाढ़ आई है, समझ लो नदी है, कुछ मकान यहाँ पे हैं, कुछ मकान यहाँ पे। ठीक है। और बाढ़ बहुत तेज़ से आ रही है। ठीक है। तो संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होगा, ये नीचे वाला क्षेत्र बहुत ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र होगा ना। अब नदी सीधे ऐसे आएगी और देखो कुछ क्षेत्र ऐसे अपने साथ तो बहा भी ले जा सकती है। ठीक है। तो ये क्षेत्र संवेदनशील, तो जोखिम कहाँ पे ज़्यादा होगा, इस क्षेत्र में ज़्यादा होगा, है ना। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है। सीधे आगे बढ़ते हैं, जोखिम आकलन और मूल्यांकन। ठीक है। चलो, अब देखो जोखिम आकलन और मूल्यांकन, जोखिम मूल्यांकन को संभावित विपदों का विश्लेषण करके और जोखिम की मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन करके जोखिम की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की पद्धति के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है। जो कि क्या होता है कि लोगों, संपत्ति, आजीविका और पर्यावरण पर खतरे या हानि पैदा कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपदा जो है जोखिम को खतरनाक अनावरण और असुरक्षा के एक प्रकार के रूप में देखा जा सकता है, जो गणितीय कार्य द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पे देखो, आपदा जो है हमारी जोखिम कार्य, उसमें क्या आएगा, विपदा, अनावरण, संवेदनशीलता है। ठीक है। अब देखो, जो इसमें टोटल जो बात की गई है ना, इस जो पैराग्राफ में जो पूरा बात की गई है, जोखिम आकलन की बात की गई। ठीक है। अब जोखिम आकलन का अर्थ होता है कि किसी खतरे और संवेदनशीलता का अध्ययन करते हुए यह पता लगाना कि भविष्य में किस प्रकार का जो नुकसान हो सकता है। ठीक है। उसकी संभावना कितना है। ठीक है। उसका आकलन करेंगे हम। ठीक है। अब जो आकलन होगा उसमें हम मुख्य बात क्या देखेंगे, खतरे की पहचान हम देखेंगे, कि यह देखना होगा ना कि कौन कौन से खतरे किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है। हम जोखिम का विश्लेषण करेंगे। ठीक है। कि जो ये पता लगाना कि वह खतरा घटित हुआ तो कितने लोग, कितनी संपत्ति या पर्यावरण का नुकसान हुआ। ठीक है। जोखिम का आकलन हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है। फॉर्मूला तो हम हम देख ही चुके हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जोखिम की अनुभूति। ठीक है। जोखिम की अनुभूति देखते हैं हम। अब समझो कि जोखिम की अनुभूति का अर्थ क्या होता है। ठीक है। अब देखो, किसी खतरे या आपदा के बारे में आम लोगों का अनुभव, ठीक है, समझ और सोच क्या होता है, जोखिम की अनुभूति कहलाती है। ठीक है। यानी कि लोग क्या करते हैं, किस हद तक खतरे को महसूस करते हैं, उनके प्रति उनका व्यवहार कैसा है, कैसा व्यवहार अपनाते हैं, और उनकी क्या है, जोखिम की अनुभूति है। ठीक है। चलो, अब उसकी मुख्य विशेषता हम देखते हैं कि व्यक्तिपरक। ठीक है। व्यक्तिपरक भी विशेषता इसमें हो सकते हैं कि सब्जेक्टिव रूप से अगर हम देखें तो अलग अलग व्यक्ति या समाज एक ही खतरे को अलग अलग तरीके से महसूस कर सकते हैं। ठीक है। किसी का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, किसी का बहुत कम हुआ होगा, है ना। अनुभव पर आधारित हो सकता है, जैसे कि जिसने पहले बाढ़ झेल रखी है तो उसका अनुभव ज़्यादा होगा। ठीक है। उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब जिस व्यक्ति ने बाढ़ पहले देखी ही नहीं है, कैसा क्या करना है, तो वो तो वैसे ही घबरा जाएगा, है ना।
और सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी इसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि शिक्षा, जागरूकता, ये सब चीज़ें भी जोखिम की अनुभूति से को प्रभावित करते हैं। ठीक है। और आधिकारिक सूचना का असर, यानी कि सरकार या मीडिया की चेतावनी भी लोगों की सोच को बदलती है। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे हम देखें, जैसे कि गांव है ना, जैसे कि कहीं कहीं कोई ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ पे गांव के लोग हर जो नदी के किनारे रहते हैं वो हर साल बाढ़ झेलते हैं, यानी कि उसके उनके लिए वो एक जो खतरा है वो एक वास्तविक है, उनके लिए इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब जैसे शहर के लोग हैं, अब शहर के लोग सोचते हैं कि बाढ़ तो सिर्फ गाँव में ही आती है, इसके लिए उनके प्रति वो क्या करते हैं, लापरवाह रहते हैं, है ना। चलो फिर हमारा क्या है, जोखिम की पहचान। ठीक है। जोखिम की पहचान हम इसको पढ़ते हैं। अब जोखिम की पहचान में क्या क्या चीज़ देखी जाएगी, यानी कि कौन सा खतरा कहाँ है। ठीक है। कौन सा खतरा है, कहाँ है, कब आ सकता है, उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये सब उसमें इन सब का पता लगाना ही क्या है, जोखिम की पहचान है। ठीक है। अब जोखिम की जो पहचान है उसकी प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जो खतरे की सूची बनाएंगे। ठीक है। सूची बनाना होता है कि जो प्राकृतिक खतरे हैं, ठीक है, बाढ़, भूकंप, ये सब चीज़ें, और प्रभावित क्षेत्र की पहचान की जा सकती है कि कौन कौन से गांव या फिर शहर इस चीज़ की चपेट में आ सकते हैं। ठीक है। कौन सी सड़कें इस चीज़ की चपेट में आ सकते हैं। ठीक है। और जो जोखिम ग्रस्त जनसंख्या है और संपत्ति है, वहाँ रहने वाले लोग, घर, स्कूल, इन सब का आदि देखा जा सकता है। और संवेदनशीलता का सबसे इम्पोर्टेंट उसका पता लगाना। ठीक है। और संभावित जो नुकसान है उसका अनुमान लगाना। ठीक है। और उसके जो साधन हैं, बहुत सारे साधन हमारे जो होते हैं, मैपिंग करके सर्वे करना। ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखो एक और पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि बीमाकर्ताओं के पास, जो बीमाकर्ता होते हैं उनके पास अभ्यारण, अंडरराइडर, एजेंट, लेख परीक्षक और समायोजक की अतिरिक्त से परिभाषित भूमिका होती है। इनमें से क्या होता है कि प्रत्येक कुछ परिस्थितियों में बीमा धारक है, जैसे कि बीमा कराना, समायोजन, वसूली, ये सब चीज़ें भी जोखिम आकलन का, जोखिम की पहचान का ये सब हिस्सा है। ठीक है। चलो आगे हम सीधे देखते हैं संवेदनशीलता को समझना। देखो संवेदनशीलता को हम इतना तो समझ गए कि उसमें संवेदनशीलता होती क्या है। ठीक है। उसके बारे में हम इतना तो समझ ले विस्तार से। ठीक है। बाकी हम इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे समझ लेते हैं, इसमें जैसे दिया गया है उन सब के बारे में हम समझेंगे। ठीक है। तो हम अर्थ तो इसका समझ चुके थे। संवेदनशीलता का अर्थ क्या होता है कि किसी व्यक्ति, समाज या क्षेत्र में वह स्थिति जिसमें कि वे किसी खतरे से प्रभावित प्रभाव को झेलने या फिर उससे उबरने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है। संवेदनशील क्षेत्र जो हम अभी पढ़ चुके हैं, कहीं कहाँ पे खतरा होने की संभावना ज़्यादा होती है, वो उतना असमर्थ नहीं होते। ठीक है। यानी कि दूसरे शब्द में अगर हम बात करें, संवेदनशीलता का मतलब होता है कि नुकसान झेलने की संभावना प्लस उससे निपटने की क्षमता की कमी। ठीक है। अब उसके बहुत सारे पहलू भी होते हैं। संवेदनशीलता की अगर हम पहलुओं की अगर बात करें तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे भौतिक पहलू, जिसमें कि इमारतें हैं, सड़कें, पुल, बिजली, ये सब कितने मजबूत हैं, है ना। ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। अब एग्जांपल में अगर हम देखें कि जो कच्चे मकान है, अब भूकंप और बाढ़ में इनकी गिरने की संभावना ज़्यादा होगी। यही तो संवेदनशीलता है, यानी कि वो क्या है, वो जो मकान है वो संवेदनशील कहलाएंगे। ठीक है। सामाजिक रूप से अगर हम पहलू देखें इसके, तो समाज के कमज़ोर वर्ग के बच्चे, महिलाएं, ये सब चीज़, वृद्ध, विकलांग, बीमार लोग, अब ये सब क्या करेंगे कि इन, जैसे कि अगर भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कोई त्रासदी आ गई, जो फिट लोग हैं, ठीक है, वो भाग पाएंगे, लेकिन कौन नहीं कर पाएगा उस टाइम सर्वाइव, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको चलो ले जाएंगे। अब जो बूढ़े हैं, ठीक है, वो नहीं दौड़ पाएंगे, विकलांग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनका सहारा कौन होगा वहाँ पे, है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक असमानता भी संवेदनशीलता बढ़ाती है ना। ये सब चीज़ें भी समाज संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं। आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो गरीबी, बेरोजगारी, आजीविका का अभाव, जिनके पास संसाधन कम है वो आपदा से उभर नहीं पाते, है ना। अब देखो कहीं पे आपदा आ गई, अगर फिर भी कोई निपट ले रहा है, उनके पास उपलब्ध संसाधन है, तो वो निपट लेंगे उस आपदा से। लेकिन जिनके पास संसाधनों की कमी है ना, जिनके पास मकान ही अच्छे नहीं है, तो वो कहाँ उभर पाएंगे। उनका तो ज़रा सी बाढ़ में उनका पूरा मकान पूरा ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं। फिर एक और पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखें, कौन सा, संस्थागत और प्रशासनिक। ठीक है। प्रशासनिक भी, जिसमें कि जब किसी क्षेत्र में प्रशासनिक तैयारी और आपदा प्रबंधन की व्यवस्था कमज़ोर हो, वहाँ प्रशासन ही अगर कमज़ोर होगा तो वहाँ पे कोई नहीं देखने वाला फिर। अब ठीक है, तो वहाँ पे राहत व्यवस्था भी का भी अभाव होगा। ठीक है। नहीं तो क्या होता है, अगर कोई भी कहीं पे कुछ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आपदा आ रही, तो राहत बचाव कार्य वाले वहाँ पे आ जाते हैं, टीम पहुँच जाती है वहाँ पे। लेकिन अगर वहाँ पे प्रशासन ही अगर कमज़ोर पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे फिर कौन ध्यान देगा, है ना। तो इतना कुछ है।
ठीक है, इतना कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब हम पहचान हम देख ही चुके हैं। शारीरिक है, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय कारकों पर द्वारा निर्धारित शर्तों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्रकार यहाँ पे देख लो, संवेदनशीलता के प्रकार भौतिक रूप पे, और मैंने बताया ना संसाधनों तक अपर्याप्त पहुँच, वही सब चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, सामाजिक संवेदनशीलता, ठीक है, पारिस्थितिक संवेदनशीलता, संगठित, शैक्षणिक, ज्ञान और सूचना की अपर्याप्त। ऐसा होता है कि शिक्षा का बहुत मेन रोल होता है, इसलिए तो शिक्षा की इतनी वो है। अगर हमें पता है कि हमें इस स्थिति में हमें क्या करना है, तो हम तुरंत उस चीज़ से उबर सकते हैं, है ना। अगर पता ही नहीं है क्या करना है, तो हमें वैसे हड़बड़ी हो जाएगी, हम ऐसे भागेंगे दौड़ेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, संवेदनशीलता और जोखिम आकलन, वही सब चीज़ें इस पर है जो जोखिम की हमने बात करी संवेदनशीलता में। ठीक है, नुकसान की सीमा, वहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ है, हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। ठीक है, और सबसे सबसे अच्छा जो होता है जोखिम का सकल अनुमान संभव है कि, ठीक है, जोखिम की जो सटीक मात्रा है मुश्किल है, लेकिन जैसे कि एग्जांपल में देखो, मौत की संख्या और खतरे के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या, सब कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो यही इसमें है संवेदनशीलता के कारक, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहले तो देखो भौतिक कारक देखो इसमें। ठीक है, जैसे कि सड़कें हैं, पुल हैं, बिजली स्रोत, ठीक है, जल स्रोत, ये सब क्या है, इनकी मजबूती या कमजोरी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है संवेदनशीलता में। अगर ये सही है तो ये आसानी से हल्की फुल्की बाढ़ को, भूकंप को झेल सकते हैं। ठीक है, अवैध या असुरक्षित स्थान पर निर्माण, अगर वो जैसे कि पहाड़ी ढलानों पर उनका निर्माण है, असुरक्षित स्थानों पर उनका निर्माण किया गया, तो मतलब वो जल्दी उनका निपट लेंगे जल्दी वो। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, अगर कच्चे मकान है, भूकंप है, तो वो आसानी से गिर सकते हैं। सामाजिक कारक इसमें क्या आएगा, सामाजिक कारकों की अगर हम बात करें, संवेदनशीलता के कारक में सामाजिक कारक की अगर हम बात करें, तो उसमें शिक्षा और जागरूकता का स्तर, ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है। सेकेंड है समाज में असमानता, जाति, लिंग, उम्र और विकलांगता के रूप में। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखो, अब देखो बाढ़ के समय बच्चे, बूढ़े, ये सब अधिक प्रभावित होते हैं। भाई मैंने बताया ना, वही सब चीज़ें इसमें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें बता चुकी मैं आपको। आर्थिक कारक वही, गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, वही सब इसमें है। ठीक है, पर्यावरणीय कारक हो गए, अगर वनों की कटाई, भूमि का क्षरण, नदी और जल प्रदूषण का, जल स्रोतों का प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि कटे हुए जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का स्तर जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो यही सब इसमें है। फिर जनसंख्या विस्थापन भी बहुत ज़्यादा वो होता है, मेन रोल प्ले करता है इसमें। ठीक है, जनसंख्या विस्थापन भी आपदा का, जनसंख्या विस्थापन दोनों कारण और आपदा का परिणाम, जैसे कि गरीबी और आर्थिक असमानता और शहरी प्रवास के लिए ग्रामीणों के बीच संबंध की प्रमाण है। अब देखो जनसंख्या विस्थापन भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर यहाँ पे शहरीकरण आ जाएगा। इतने कारक तो हमने समझ लिए, साथ ही यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो मेन यहाँ पे कारक दे रखे हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, जनसंख्या विस्थापन है फर्स्ट में, चलो इसको समझ लेते हैं। अब देखो जनसंख्या विस्थापन, इसमें क्या होता है कि जब लोग किसी कारणवश अपने मूल स्थान से हटकर दूसरी जगह पर रहने चले जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, कि डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं उसको हम, तो ये उनकी संवेदनशीलता को बढ़ाता है। जैसे कि कारण क्या हो सकता है इसका, आपदा, जैसे कि बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, युद्ध, विकास, ठीक है, विकास परियोजनाएं, तो इन सब समस्याओं के कारण लोग अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अगर आपको अभी एग्जांपल बताऊं, तो अभी जो वॉर हो रहा था हमारा, फिर हालांकि हुआ नहीं, इंडिया पाकिस्तान का जो चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत से लोग जो वहाँ पे बॉर्डर के पास के लोग थे, वो क्या करते, विस्थापित हो रहे थे, जा रहे थे उस जगह से दूसरी जगह छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे फिर वो खतरा वाला जगह थी ना, खतरे से संभावित जगह थी, तो आ रहे थे लोग वहाँ से। अब समस्या क्या थी कि नए स्थान पर रहने वाले लोगों के पास रोज़गार, घर, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ों की कमी हो जाती है। और हम किसी नई जगह पे जाएंगे, तो हम अपनी जगह जहाँ पे हम पहले से रह रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए सब कुछ सही है, सेट है सब कुछ। अगर हम किसी नई जगह पे जा रहे हैं, तो हमें सब कुछ ढूंढना पड़ेगा, रोज़गार ढूंढना पड़ेगा, स्वास्थ्य सेवाएँ कहाँ पे क्या क्या उपलब्ध है, घर देखना पड़ेगा, सब कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं ना। उदाहरण अगर हम देखते हैं, तो टिहरी बांध जो है, जनसंख्या विस्थापन में ये बता रही हूँ एग्जाम्पल में, जैसे कि टिहरी बांध जो था, परियोजना के कारण हजारों परिवारों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा, किसमें, टिहरी बांध परियोजना के कारण। ठीक है, नए क्षेत्र में उन्हें रोजगार, बुनियादी सुविधाओं के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। दूसरा फैक्टर यहाँ पे क्या है, शहरीकरण। अब शहरीकरण देखो, तेज़ी से और अव्यवस्थित तरीके से बढ़ता शहरीकरण संवेदनशीलता भी बढ़ाता है।
ठीक है, कैसे? एक तो असुरक्षित बस्तियाँ। अब गरीब लोग क्या रहते हैं कि शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, गाँव में तो फिर भी अपने अच्छे सासी घरों में रहते हैं। अब जो शहरों में क्या करते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जहाँ बिजली भी नहीं होती, पानी नहीं होती, सफाई की कोई व्यवस्था ही नहीं होती, है ना। जनसंख्या घनत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर इसमें प्ले करता है कि अब भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में आपदा का स्तर भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रदूषण और कचरा, शहरीकरण की वजह से सब चीज़ें यहाँ पे डिपेंड हो रही हैं। शहरीकरण की वजह से नालों का भर जाना, ठीक है, तो पानी की निकासी नहीं होना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि शहरीकरण में क्या हो रहा है, बस्तियाँ हैं, असुरक्षित जीवन की स्थिति है, बीमारी, वर्ग संघर्ष, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। उदाहरण में इसमें बताती हूँ, जैसे कि मुंबई या दिल्ली में अब भारी जब वर्षा होगी ना, तो उसमें झुग्गी बस्तियों में जल भराव और बीमारियाँ फैल जाती हैं, दुनिया भर की बीमारियाँ, ठीक है। फिर हमारा क्या है, जेंडर। अब इसमें क्या है कि महिलाएं, बच्चे और वृद्ध अक्सर ना आपदाओं के दौरान अधिक संवेदनशील होते हैं। कैसे? जो महिलाएं हैं, ठीक है, अब वो सामाजिक व आर्थिक निर्भरता के कारण वो निर्भर रहते हैं हर चीज़ में। अब कई बार सांस्कृतिक परंपरा जैसे कि पर्दा प्रथा होती है, ठीक है, अब महिलाओं को क्या करते हैं, सुरक्षित स्थान पर जाने से रोकती है। वही सब चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ती है, पुरानी चीज़ें। तो जेंडर भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। और जो बच्चे हैं, तो बच्चे क्या हैं, अब छोटे बच्चे हैं वो शारीरिक रूप से उतने परिपक्व नहीं है, कमज़ोर है, पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर करते हैं, है ना। वृद्ध जो विकलांग है वो जल्दी भाग नहीं पाएंगे, स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर रहते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे हम उदाहरण बोलें, बताएं कि जैसे कि बाढ़ और चक्रवात के समय क्या होता है कि महिलाएं और बच्चे राहत शिविर तक पहुँचने में पुरुषों की तुलना में अधिक कठिनाई झेलते हैं, ठीक है। आर्थिक कारक हम अभी पढ़ ही चुके हैं, है ना। गरीब और आर्थिक असमानता आपदा ही संवेदनशील बढ़ाने वाले सबसे बड़े कारक हैं। कौन से? गरीब और आर्थिक असमानता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गरीबी में क्या है, गरीब परिवार जो है असुरक्षित जगहों पर रहते हैं, नदी के किनारे, ढलानों पर, कमज़ोर मकान होंगे उनके पास, रोज़गार का उनके पास कोई साधन नहीं है, बीमा का कोई अभाव है उनके पास, ठीक है। अगर अब देखो एग्जाम्पल देखो कि किसान की पूरी फसल जो है बाढ़ में डूब जाने से उसके पास जीवन यापन का कोई साधन ही नहीं बनता। कितने किसान तो सुसाइड कर ले रहे हैं, उनकी फसल नहीं हो पा रही है। बहुत समय केस ऐसे देखने को मिलते हैं, है ना। चलो, इतना हो गया। फिर हमारा है एक लास्ट कारक, भौगोलिक कारक, ठीक है। अब भौगोलिक कारक में क्या है कि किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, ठीक है, स्थलाकृति, जलवायु, प्राकृतिक परिवेश उस क्षेत्र की आपदा संवेदनशीलता को प्रभावित करता है, ठीक है। यानी कि कोई क्षेत्र है कहाँ स्थित है, उसकी भौगोलिक जो स्थिति है, परिस्थिति है, इससे तय होता है कि वो क्षेत्र कितना आपदा से प्रभावित होगा, कितना वहाँ पे सुरक्षित होगा, ठीक है। अब स्थान अगर हम देखें कि अगर नदी के किनारे अगर कोई गाँव है तो वो बाढ़ के लिए ज़्यादा संवेदनशील है, ठीक है। समुद्र के अगर तट पे कोई है तो वहाँ पे सुनामी के लिए वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है ना। अब कोई पर्वतीय क्षेत्र है जैसे कि, तो वहाँ पे क्या है, भूकंप और भूस्खलन में बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, ठीक है। जलवायु में अगर हम देखें, कोई अधिक बहुत वर्षा वाले क्षेत्र में रह रहा है तो बाढ़ भूस्खलन की तो वहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। शुष्क और रेगिस्तान में वहाँ पे सूखे की चपेट में आ सकता है। तो ये सब चीज़ें अब स्थलाकृति भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ना। अब ढलानदार पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि फिर इसमें अगर उदाहरण हम देखें भौगोलिक कारक में, जैसे कि उत्तराखंड है ना, तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ढलानदार ज़मीन है, नदियाँ हैं। तो इस उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है बाढ़, ठीक है, बाढ़, है ना। इसे और उत्तराखंड में बाढ़ के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, भूस्खलन में भी, ठीक है। बंगाल का तट देखो, चक्रवात और तूफान से अक्सर प्रभावित रहता है। राजस्थान का मरुस्थल तो सूखा और जल संकट की समस्या तो है ही, ठीक है। तो इतना ही है ये चैप्टर, तो इतना हो गया चैप्टर पूरा कंप्लीट। कोई डाउट है, अगर मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ाया, ठीक है, कहीं पे अगर कोई चीज़ टॉपिक समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, कमेंट कर लेना। थोड़ा अगर मैंने फास्ट बोल रखा है तो आप जो स्पीड है उसको थोड़ा स्लो कर लेना, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताओ, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के, ठीक है, फाड़ देना एग्जाम में।